जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CSW बाई रमेंद्र में। हमारा ये वीडियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर होने वाला है। हमारा यह वीडियो यूपी PCS, बिहार PCS या अन्य किसी भी राज्य के PCS या लोअर PCS के लिए बहुत ही मददगार रहने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट देखते हैं। प्रेसिडेंट कम्स अंडर पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट के अंडर प्रेसिडेंट को रखा गया है। पार्ट 5 कंटेन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव डील करता है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द अटॉर्नी जनरल। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन तीनों पॉइंट से एग्जैक्टली क्वेश्चन हमेशा लगभग आते हैं यूपी PCS और बिहार PCS में, तो इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज करें। ये रहे हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी जी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मेनली इन दोनों लोगों को ध्यान देना है। पहले हैं किरण रिजिजू जी, जिन्हें लॉ मिनिस्टर के पोस्ट से अभी रिसेंट में हटाया गया है और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दी गई है। दूसरे अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्हें नया लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। अब जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी समाज से आने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, क्योंकि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति। फर्स्ट प्रेसिडेंट बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत की पहली राष्ट्रपति जो आज़ाद भारत में पैदा हुई। 9th गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड राज्य की ये 9वीं गवर्नर भी रह चुकी हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 में मेंशन किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। मेथड्स ऑफ इलेक्शन, आर्टिकल 55(3) में राष्ट्रपति के चुनाव के तौर तरीकों के बारे में मेंशन किया गया है। बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति के चुनाव के तौर तरीके हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं देती है, बल्कि हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट देते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए होता है। इलेक्टोरल कॉलेज इन्वॉल्व्स ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चुने हुए मेंबर्स हैं लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, या जितने भी विधानसभा हैं उनके विधायक मतलब MLAs, या फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक भाग ले सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक इलेक्टेड, एक नॉमिनेटेड, मतलब कि कुछ चुने हुए कुछ मनोनीत। तो जो मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा के, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दिल्ली एंड पुडुचेरी वर एडेड बाय 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज। दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए राष्ट्रपति के चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में ऐड किया गया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को हम लोग प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम भी कहते हैं। ये एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन यूपी PCS में आ चुका है। अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि राष्ट्रपति के टेन्योर के बारे में, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ये आर्टिकल 56 में मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5 years from the date on which president enters his office unless
रिमूव्ड और रिजाइंस। जिस दिन से राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालते हैं, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, उस दिन से लेके 5 साल तक उनका कार्यकाल रहता है, बशर्ते वो खुद ही रिजाइन न कर दें या उन्हें किसी कारणवश हटा ना दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल 57, प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। भारत में एक ही व्यक्ति को अनगिनत बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन यूएसए में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे पिछली बार राष्ट्रपति थे, वो एक बार और राष्ट्रपति बन जाते हैं, उसके बाद वो कभी भी यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। आर्टिकल 56(1)(a देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। प्रेसिडेंट सेंड्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस, इवन एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट। ये कौन से आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल 58। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज लोकसभा एमपी। लोकसभा के सांसद के चुनाव लड़ने योग्य आप होने चाहिए। इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर मिनिमम 50 प्रपोजर्स 50 सेकेंडर्स। ये प्रपोजर्स और सेकेंडर वो लोग होते हैं जब आप चुनाव में नामांकन करने जाते हैं। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर हैंडल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी कोई भी विवाद को सिर्फ और सिर्फ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है और किसी कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। अब इसके साथ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि वीवी गिरी केस, वीवी गिरी ही भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके केस को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इनके अलावा आज तक किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी कोर्ट में नहीं चैलेंज किया गया है। अब देखते हैं, वैकेंसी इन ऑफिस। राष्ट्रपति के ऑफिस में कब वैकेंसी आ जाती है, मतलब कि कब उनका ऑफिस खाली हो जाता है। पहला पॉइंट, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। यदि राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाए तब उनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिग्नेशन, या फिर राष्ट्रपति यदि खुद ही त्याग पत्र दे दें तो भी उनका ऑफिस खाली हो जाता है। डेथ, यदि किसी अकस्मात कारण की वजह से राष्ट्रपति की 5 साल के टेन्योर से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो भी उनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है। या फिर इम्पीचमेंट के जरिए सरकार राष्ट्रपति को समय से पहले ही हटा देती है तो भी उनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है। राष्ट्रपति के ऑफिस में होने वाली वैकेंसी यानी कि रिक्ति से जुड़े 3 की कॉन्सेप्ट, जिनसे स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट के लोअर पीसीएस, इवन एसएससी जैसे एग्जाम्स में घुमा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा। पहला पॉइंट देखते हैं, इफ वैकेंसी ऑकर्स ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर। यदि वैकेंसी राष्ट्रपति के वर्तमान के 5 साल के कार्यकाल खत्म होने की वजह से होती है तो देन न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड 6 months बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर ऑफ करेंट प्रेसिडेंट। तो फिर वर्तमान के राष्ट्रपति के अंतिम के 6 महीने जो बचे होंगे उनमें हमें एक नया राष्ट्रपति जरूर से जरूर चुन लेना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं, इफ समहाउ न्यू प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड। यदि इन अंतिम के 6 महीने में कोई नया प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो पाया, देन द करेंट प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू एक्टिंग एज प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड। तो फिर वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्हीं को उनका कार्यकाल आगे बढ़ाने का मौका दे दिया जाएगा तब तक जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट को, इफ वैकेंसी ऑकर्स बाय डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट। अगर वैकेंसी राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या फिर इम्पीचमेंट की वजह से होती है तो वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। इस केस में उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे या फिर
मान लीजिए उपराष्ट्रपति उस समय ना हो, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो देश के प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। एंड ऑल्सो विद इन 6 months न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड। और जिस दिन से इन कारणों में से किसी एक की वजह से भी राष्ट्रपति के सीट पे वैकेंसी बनी हो, उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर सरकार को नए राष्ट्रपति को चुन लेना है। तो अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट के बारे में। बोरोड फीचर फ्रॉम यूएसए, हमने ये फीचर यूएसए से लिया है। इट इज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में ये मेंशन है। इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय संसद के किसी भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी में भी प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। 14 days प्रायर नोटिस गिवन टू प्रेसिडेंट, जिस भी प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन अगर पास करना है, उस प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले हमें एक नोटिस थमाना पड़ता है कि लीजिए भैया अब आपका इम्पीचमेंट होने वाला है, अपना बोरिया बिस्तर आप बांध लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी इन द हाउस वेयर इंट्रोड्यूस। अब भारतीय संसद के जिस भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, जिस भी हाउस में प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उस हाउस में 2/3 मेजोरिटी के साथ इस रेजोल्यूशन को पास होना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होती है और उससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और 2 यूनियन टेरिटरीज यानी दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है इम्पीचमेंट के जरिए, तो इस समय लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कोई भी एमएलए का रूल नहीं होता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए हों या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी के एमएलए हों। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग आते हैं और राष्ट्रपति को हटाने में इम्पीचमेंट के जरिए कौन कौन लोग आते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 108 समन्स जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति के पास एक ये स्पेशल पावर होता है कि वो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग बुला दे किसी भी डेडलॉक की कंडीशन में। डेडलॉक मतलब कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसपे लोकसभा और राज्यसभा एक विचारधारा पे नहीं आ पा रहे हैं, उनमें सहमति नहीं बन रही है, तो राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल पावर होता है कि उस केस में राष्ट्रपति एक जॉइंट सिटिंग बुला दे। अब नोट करने वाली बात यह है कि जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जॉइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, इसे प्रिसाइड कौन करेगा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। यदि स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं रहते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और यदि डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं रहते हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करेंगे इस जॉइंट सिटिंग को। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 111 111 प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज एसेंट टू एनी बिल पास्ड बाय लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति अपना एसेंट देने से इनकार कर सकते हैं किसी भी बिल को जो लोकसभा या राज्यसभा से पास किया गया हो, एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर वो बिल मनी बिल हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुआ तो राष्ट्रपति की मजबूरी बन जाती है कि उस बिल को पास करें और वो बिल फिर एक्ट में बन जाए। अब देखते हैं आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार होता है। ये राष्ट्रपति की एक लेजिस्लेटिव पावर है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, प्रेसिडेंट कैन सीक सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस ऑन एनी मैटर। राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन
ये एडवाइस राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य नहीं होती है, बट द एडवाइस विल बी नॉन बाइंडिंग इन नेचर। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 160, प्रेसिडेंट कैन वर्क एज द गवर्नर। इसका मतलब यदि किसी राज्य में गवर्नर की सीट पे वैकेंसी हो जाए तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस राज्य के गवर्नर के रूप में भी राष्ट्रपति रहते हुए भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 310, इसे एज इट इज याद कर लीजिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है इस आर्टिकल में। फिर आर्टिकल 239, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति एलजी की नियुक्ति कर सकते हैं और इन एलजी के जरिए एंड थ्रू हिम द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरी, राष्ट्रपति जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये जो एलजी होते हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, न कि उस यूनियन टेरिटरी के सीएम को। जैसे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना हैं, लेकिन विनय कुमार सक्सेना डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट करते हैं, वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते हैं। अब देखते हैं वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। ये 3 तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। नोट करने वाली बात यह है कि आज तक भारत के इतिहास में एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन सस्पेंसिव वीटो आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं यूज की है। एब्सोल्यूट वीटो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में पेप्सू बिल के खिलाफ यूज की थी। पॉकेट वीटो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के खिलाफ यूज की थी। अब देखते हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्रेसिडेंट। पहला फैक्ट, नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली अनअपोज्ड प्रेसिडेंट इन इंडिया टिल टुडे। ही वाज इलेक्टेड इन 1977। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र भारत के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट का चुनाव जीते थे, जिन्हें हर पार्टी का समर्थन मिला था। ये 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। दूसरा पॉइंट, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह इज द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैज बीन इलेक्टेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट इन 1982। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र चीफ जस्टिस हैं जो भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1982 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट टू एनी बिल देन बिल बिकम्स एक्ट। कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस बिल पे अपना एसेंट देते हैं, यानी राष्ट्रपति उस बिल पे अपनी सहमति देते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी भी बिल पे अपनी सहमति नहीं देंगे तो वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेसिडेंट लेज डाउन द रिपोर्ट ऑफ कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एनसीएससी, एनसीएसटी एंड एनसीबीसी बिफोर द पार्लियामेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट पार्लियामेंट के समक्ष प्रेसिडेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सैलरी, इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति से जुड़ी सैलरी की बात हो या उनकी प्रिविलेजेस की बात हो, सुख सुविधाएं या उन्हें अलाउंसेस की बात दी जाए उनके, ये सब मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेसिडेंट के पास कुछ ताकत होती है कि वो किन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकें, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज़ के एलजी या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। राज्यों के गवर्नर को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये जुड़ जाती है कि जब राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या फिर राज्यों के जो हाई कोर्ट है उनके जजेस को अगर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होता है तो उस राज्य के गवर्नर और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उनसे सलाह मशवरा करना पड़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं
उनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और फिर अंत में मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं या फिर उनके जो चेयरमैन हैं, उनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 में 42nd CAA के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह होती है उसे प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य कर दिया गया। मतलब कि इट मेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। फिर अब देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके ज़रिए ये ऐड किया गया दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैक फॉर रिकंसिडरेशन ओनली फॉर वंस। राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दी गई सलाह को सिर्फ और सिर्फ एक बार वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगेन सेंड्स बैक द एडवाइस, then the president is bound to act in accordance with that advice। अगर अब फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति को अपनी एडवाइस वापस भेज देते हैं तो अब राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्य हैं कि उन्हें इन अकॉर्डेंस विद दैट एडवाइस काम करना पड़ेगा। अगर आप इतने अंत तक आ चुके हैं तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।